वेलकम टू लाइफस्टाइल एडिट। आज का पॉडकास्ट आपके सवाल जवाब पे मुनस्सर है। पिछले पॉडकास्ट में हमने कुछ सवाल जवाब आप लोगों की जानिब से लिए थे जो हमने अपने मेहमान एडवोकेट आसिमुद्दीन अब्रू के सामने पेश किए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिले होंगे और कानून की तरफ आपकी बेहतरीन रहनुमाई हुई होगी। आज हम एक मरतबा फिर से अपने एपिसोड में आपके कुछ सवालात को लेंगे और उसके लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एडवोकेट आसिमुद्दीन अब्रू को। आसिम, बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर से आपके आने के लिए। आसिम, मेरा पहला सवाल आपसे है वो आप समझे वो हम सब की तरफ से है, शहरियों की तरफ से, कि आप एज अ वकील, एज कानूनदान क्या मशवरा देंगे, क्या मशवरा जो सबसे कीमती आपको लगता है कानून के बारे में जो आप आम शहरियों को देना चाहें? जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वंस अगेन मुझे मदऊ किया, और टीम फोकल प्रोडक्शन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा मशवरा ये होगा कानून के हिसाब से कि हमारे जो लोग हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनको अपनी बेसिक कानून की लॉज की मतलब नॉलेज होनी चाहिए और वो उस पर अमल करें, डेली टू डेली, मतलब डेली रूटीन पर उस पर अमल करते जाएं और बेसिक लॉज उनको मालूम होनी चाहिए। साथ ही साथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील करें कि हमें एज अ सिटीज़न कैसे चलना है। और उसके अलावा कहीं भी अगर फंसते हैं, लीगल उनको इश्यूज़ होते हैं, तो जल्द से जल्द अपने किसी न किसी क्वालिफाइड लॉयर्स से कांटेक्ट करें। अगला सवाल जो मैं आपके सामने रखूँगी वो काशिफ साहब का है कराची से, और वो है सिगरेट नोशी से मुतालिक कि सिगरेट नोशी हम देखते हैं मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस पे भी लोग सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं बग़ैर इस बात का ख्याल किए हुए कि वो पार्क्स हैं, वहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, तो इसके लिए हमारे पास कोई कानून है? जी, मैंने अक्सर देखा है स्मोकर्स को, उनको मज़ा ही तब आता है जब वो पार्क्स में जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, विच इज़ मतलब प्रोहिबिटेड। पार्क्स में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नो स्मोकिंग लिखा होता है और उस पर फ़ाइन भी होता है। ये कानून के ख़िलाफ़ है। पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस पे ये हो गया, और शॉपिंग मॉल हो गया, शॉपिंग मॉल में भी एक मखसूस एरिया होता है जहाँ आप जाकर स्मोकिंग कर सकते हैं। और किसी भी जगह जो पब्लिक प्लेस हो वहाँ पर आप नहीं कर सकते। इवन मैंने कभी कभार जो ये अपना सरकारी अस्पताल में भी एक दो मरतबा देखा था, तो वहाँ भी लोग सरकारी अस्पताल को अपना समझकर वहाँ भी स्मोकिंग करते हैं, जो कि मरीज़ों के लिए मतलब नुकसानदेह है। अगला सवाल मेरा आपसे जो है वो बलूचिस्तान से है, और सवाल ये है कि अगर पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज ना करे तो उसके लिए क्या उसका है, रूलिंग्स क्या हैं उसके लिए? अच्छा, कोई भी बंदा एफआईआर दर्ज करवाने जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो उसके पास रेमेडी है कि वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाए, अपने जो भी उनका होगा डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे, तो वहाँ जाकर 22A की पेटिशन दाखिल करे। अगर वो नहीं करता तो उसके पास दूसरा तरीक़ेकार ये है कि वो डायरेक्ट कंप्लेंट करे मजिस्ट्रेट के पास। ये दो तरीक़ेकार हैं। अच्छा, इसके अलावा एसएसपी को भी लिख सकता है एप्लीकेशन, और एसएचओ को भी लिख सकता है एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। अगला सवाल लेते हैं, ज़ियारत से क्वेश्चन है, और सवाल ये है कि बेल बिफोर अरेस्ट और बेल आफ्टर अरेस्ट, ये हमने ड्रामों में बहुत सुना है। जी। सो इन दोनों में क्या फ़र्क है? अच्छा, बेल बिफोर अरेस्ट ऐसा होता है कि किसी के खिलाफ कोई एफआईआर हो गई तो उसको खदशा है कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो अपना पहुंचता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास बेल बिफोर के लिए। और बेल बिफोर उनको ग्रांट होती है या नहीं होती है, वो उनकी मतलब देखते हैं एफआईआर वगैरह कि उन पर क्या जुर्म है, और आया वो उन पर जुर्म बनता है या नहीं बनता। बहरहाल उसके बाद जो होती है वो आफ्टर बेल होती है। आफ्टर तब होती है जब पुलिस वालों ने गिरफ़्तार किया और बंदा जो है वो लॉकअप में है, तो उसकी हम बेल आफ्टर या पोस्ट बेल हम कहते हैं कि पोस्ट बेल वो हम दाखिल करते हैं, और उसके बाद वो हो जाती है। तो आसिम, अगर उनकी बिफोर बेल रिजेक्ट हो जाती है जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर क्या करें? तो अमूमन हमने कोर्ट्स में देखा है कि जो अक्यूज पर्सन है, जो बेल बिफोर जिनकी हम चलती है, अगर जज ने उसकी बेल बिफोर जो है वो कैंसिल कर दी या फिर रिजेक्ट कर दी, तो वो उसी वक्त कोर्ट से भाग जाते हैं। अच्छा। जो कि फिर भी कानून के खिलाफ है, उनको भागना नहीं चाहिए, उधर ही रहना चाहिए और अपने केस को मतलब फेस करना चाहिए। वो नहीं करते, वो भाग ही जाते हैं, फिर वो दोबारा
किसी हायर अथॉरिटीज़ के पास, हाई कोर्ट में जाते हैं या किसी और जगह। तो आसिम, भाग जाने का मतलब क्या ये है कि वो फारिग हो गए उस एफआईआर से, नहीं, नहीं, नहीं। दस्तबरदार हो गए? मुझे एक अगर पॉलिटिकल्स वो भी याद आ रहा है, अभी मैं नाम नहीं लूँगी। हाँ जी, अगर वो भाग जाते हैं तो फिर अगर कानून को नहीं मिलते, पुलिस को नहीं मिलते, तो वो एब्सकॉन्डर हो जाते हैं, और एब्सकॉन्डर हो गए बाद में उनका सीएनआईसी बंद होगा, उनके अकाउंट्स बंद हो गए, और भी अच्छा, चीज़ें, उनको मजबूरन वापस आना पड़ेगा कोर्ट में। ये प्रोसेस क्या फ़ौरन हो जाता है? सीएनआईसी बंद होने वाला तो ये तो बड़ा नहीं, फ़ौरन खतर नहीं नहीं होता। होता ना नहीं, फ़ौरन? 87-88 सेक्शन हैं पीपीसी के, उनके तहत वो कार्रवाई होती है। एटलीस्ट कम से कम उसको 30 दिन या उससे थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं। अच्छा, अगला सवाल क्वेटा से है, फरहान जी, साहब का सवाल ये है कि इस बात का क्या मतलब है कि आपका नाम एफआईआर में अगर आ गया, लेट्स जी, सपोज एफआईआर कटी किसी इंसिडेंट की, और जी। आपका नाम, अगर आपका मतलब किसी का भी नाम उसमें आ गया, तो वो उसको अरेस्ट करने के लिए काफ़ी है ये चीज़? अच्छा, अमूमन देखा गया है कि एफआईआर में नाम सिर्फ अक्यूज़ के नहीं आते, और लोगों के भी आते हैं हम्म, जो कि उस वक्त वहाँ पर खड़े थे। मतलब अरशद की दुकान पे ये वाक़या हो गया था। अगर हम्म। अरशद का नाम आ गया उस एफआईआर में, तो दैट डजंट मीन मतलब अरशद को ही गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा। लोग उससे डरते हैं कि भाई हमारा नाम एफआईआर में आ गया, हम्म। हमारा मतलब नाम भी ख़राब हो गया, मतलब हमारे ऊपर जो है अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन गया। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है पुलिस वाला उनको पूछगछ गवाह के लिए। बनाए, गवाह अच्छा। बनाए, हाँ, पूछताछ इन्वेस्टिगेशन उनसे करें, या गवाह बनाकर कोर्ट में उनको कहें कि आप कोर्ट में गवाही दें, क्योंकि आपके सामने ये वाक़या हुआ था, आपका नाम भी एफआईआर में है। अच्छा, ऐसे मुझे इस पे एक सवाल आया कि अगर लेट्स सपोज कोई डर जो पाकिस्तान के हालात है नहीं जी, बनना चाहता उस इवेंट का गवाह, जी, ऑल्दो वो वहाँ है, जी, मौजूद है एंड ऑल, तो जानते हुए भी, जी, तो पुलिस को भी पता है कि उसकी गवाही फ़ायदेमंद होगी, जी। तो क्या पुलिस उसे ऐसे छोड़ देती है, या क्या है, उसका क्या राइट है फिर? अगर कोई गवाही नहीं दे रहा तो पुलिस उनको नोटिस देती है। हुँ, बाद में वो जज को भी बताते हैं कि हमने उनको नोटिस दिया कि आप गवाही दें, लेकिन उन्होंने गवाही नहीं दी। सही है। अच्छा, इस सिलसिले में क्या पुलिस जो है वो उस शख्स को अगेन केस मज़बूत करने के लिए जी। मजबूर कर सकती है गवाही देने के लिए? नहीं, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर वो गवाही नहीं देना चाहता तो उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल खुज़दार से है, और सवाल ये है कि गिरफ़्तारी के बाद पुलिस जी। कितने टाइम कस्टडी में रख सकती है? अच्छा, वैसे पुलिस को अख्तियार है कस्टडी में किसी भी मुलज़िम को रखना 24 घंटे की। तो 24 घंटे के बाद वो उनको कोर्ट में पेश करते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, जो भी हुँ, जिस एरिया का वो जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा, जिस थाने का। अच्छा, कभी-कभार ऐसा भी होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, किसी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया सैटरडे के दिन, हुँ, तो उसके बाद संडे आता है, लेकिन कोर्ट संडे के दिन भी ओपन होती हैं। स्पेशल मजिस्ट्रेट उस दिन, स्पेशल ड्यूटी होती है मजिस्ट्रेट की संडे के दिन। तो संडे के दिन भी कोर्ट्स खुली होती हैं। हर ज़िले में एक ना एक जुडिशल मजिस्ट्रेट बैठता है, जिसके पास प्रोड्यूस किया जाता है मुल्ज़िमान को जो मुलज़िमान को। गिरफ़्तार होते हैं विदिन 24 आवर्स। अगला सवाल फ़ारूक साहब का है कराची से। जी, मोस्टली बहुत सारी जगहों पे जब हम अप्लाई करते हैं जी, या कहीं बाहर जाने के लिए भी समटाइम्स हमें पुलिस क्लियरेंस लेटर जो है वो दरकार होता है। जी। उसकी क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं? क्या तरीक़ाकार है? अच्छा, वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट होता है हुँ, जो हमें दरकार होता है किसी भी थाने से, मतलब जो हमारी जुरिस्डिक्शन का थाना हो, हुँ, तो वहाँ से। तो उसके लिए ये होता है कि हम पुलिस को दरख्वास्त देंगे और पुलिस हुँ। हमें देगी वो सर्टिफिकेट। उसमें पुलिस मेंशन करती है कि भाई इसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रही, या कोई अच्छा, ये, रिपोर्ट तो नहीं हुआ हाँ कभी कोई जी, मामला? पहले कोई कन्विक्टेड मुलजिम तो नहीं था हुँ, जिसकी कन्विक्शन हुई थी, और इस तरह की बातें होती हैं। अगर वो मुलजिम साबित होता है या एब्सकॉन्डर किसी केस में साबित होता है, तो हुँ। उसको क्लियरेंस नहीं देते, अदरवाइज़ क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देते हैं। सही है। अगला सवाल हमें बहुत ज़्यादा आया डिफरेंट, क्योंकि हमने एपिसोड्स किए वहाँ हम बात करते रहे मुख्तलिफ कवानीन की, जी, तो डिफरेंट कोर्ट्स की बात की हमने, सिविल जी, कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स जी, दोनों का डिस्कशन हुआ। जी। तो जो सवाल काफ़ी ज़्यादा मैंने नोटिस किया वो ये था कि सिविल कोर्ट्स में और क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या फ़र्क है? मतलब फ़र्क तो ज़ाहिर है, बज़ाहिर हमें वाज़ेह है, मगर प्रोसीडिंग्स के हवाले जी। से। अच्छा, सिविल केसेस होते हैं और क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस जो होते हैं इस नेचर के होते हैं कि हम कोई भी केस हमारा हो, वो प्रॉपर्टी का हो हुँ, या राइट्स का इशू हो, हुँ, राइट्स के अलावा एग्रीमेंट्स हों, जो लोग आपस में लड़ते हैं एग्रीमेंट्स करके, फिर हुँ, कोई एक मुकर जाता है। तो इस तरह के केसेस हो गए, वो सिविल के होते हैं। और जो होते हैं क्रिमिनल होते हैं, जो स्टेट के ख़िलाफ़ केसेस हैं, हुँ। जैसे कि असाल्ट हो गया, थेफ्ट हो गया, कत्ल हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। इस तरह के केसेस जो होते हैं वो स्टेट करती है किसी भी मुलज़िम के ऊपर। तो ये दोनों में फ़र्क है।
सही, इससे एक और क्वेश्चन मुझे आया, सब जी क्वेश्चन आप इसे ले लें। वर्बल, अभी जो हम बात कर रहे थे कि लोग मुकर जाते हैं जी एग्रीमेंट्स पे भी, जो जी वर्बल एग्रीमेंट्स होते जी हैं वो कितने वैलिड हैं? कितने वैलिड हैं, मतलब क्या जी है? बिल्कुल, वर्बल एग्रीमेंट्स भी वैलिड हैं अगर उनके पास कोई सबूत हो कि हमारे पास एग्रीमेंट हुआ था, हमारा वो वर्बल ही था। अगर सबूत कोई गवाह हो उनके पास तो वो एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज जो है वो वर्बल की इतनी कोई वैल्यू नहीं है, रिटन होना चाहिए। रिटन में मतलब हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट भी होता है और इसके अलावा जो गवाह उनके सिग्नेचर्स वगैरह सब कुछ होता है। अच्छा, अगला सवाल लेते हैं कश्मीर से। सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो केसेस हैं, जी मोस्टली क्रिमिनल कह लें या सिविल जी केसेस ले लें, कितनी मुद्दत दरकार होती है? आपके एज अ वकील आप क्या देखते हैं, कितने टाइम में निबट जाते हैं या क्या है? अच्छा, वो केस की नेचर के हिसाब से डिपेंड करता है, केस किस नोयत का है। और अगर वो केस जो है वो है अपना क्रिमिनल केस है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्रिमिनल मोस्टली मतलब गवाह अगर जल्दी आ गए तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। और अगर सिविल केस है, सिविल में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 3 4 साल भी लग सकते हैं। सही। अगर उसमें भी वकील और गवाह जो हैं जल्दी पेश होना शुरू कर दें तो वो भी 1 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अगर असीम ऐसे वो मिलें शवाहिद कि जान के केस को पेंडिंग किया जा जी रहा है, जी तो उस सूरत में क्या जज खुद कोई डिसीजन ले सकता है? और अगर दरख्वास्त भी दायर करे मुखालिफ पार्टी कि ये जान के हो रहा है और जी। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि चांसेस देते हैं जज के आपको फाइनल चांस है। फाइनल कभी कभार 2 3 मरतबा भी फाइनल चांस दे देते हैं जजेस। सही। तो इतनी रियायत करते हैं। तो फिर जानबूझ के इस तरह करते हैं लोग कि भाई आज हम बीमार हो गए नहीं आ सके, या आज किसी की शादी में हमें जाना था, या आज हम आउट ऑफ सिटी हैं। या फिर वकील करता है कि वकील भी एडजमेंट दे देता है कि आज जो है मैं किसी और केस में मसरूफ़ हूँ, हाई कोर्ट के केस में या सुप्रीम कोर्ट के केस में। तो ऐसी ऐसी छोटी बहुत टेक्स्ट जो हैं वो चलती रहती हैं केस को पेंडिंग रखने के लिए या दौरानिया केस का बढ़ाने के लिए। अगला सवाल लेते हैं। जी सवाल गिलगित से है और सवाल ये है कि अगर कोई लीगल नोटिस आता है किसी ऐसे जी इंसान को जिसको किसी भी तनाज़े पे ऑल ऑफ अ जी सडन कोई लीगल नोटिस भेज देता है, जी। तो उसका ज़ाहिर है क्या उसका रद्द-ए-अमल होगा इसमें? अच्छा, लीगल नोटिस किसी को रिसीव होता है तो अक्सर तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें लीगल नोटिस किस वजह से आया है। तो वो कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं जो उनको समझ में नहीं आती लीगल नोटिस में ना। तो उनको सबसे पहले ये करना चाहिए कि कोई भी क्वालिफाइड जो लॉयर है उनका करीबी करीबी है या फिर दोस्त है या फिर किसी भी प्रोफेशनल लॉयर के पास जाएं और उनको वो पढ़वाएं। और वो पढ़ के उनको बता भी देगा। और उनका रिप्लाई भी जो है वो वकील ही देता है, लीगल नोटिस का भेजता भी एक वकील है किसी और को। और जिसको रिसीव हो जाए वो भी थ्रू प्रॉपर अटॉर्नी अपना रिप्लाई जो है उन वकील को दे। अदरवाइज उसका भी मतलब उसने लीगल नोटिस पर अमल नहीं किया तो नहीं उसका किया। केस बनेगा कोर्ट में। अच्छा, इसी से मुझे एक और सवाल आया, उसमें आप रहनुमाई करें जी कि क्या मुझे हर केस के लिए या हर इंसान को वकील दरकार है जी एवरी कोर्ट पेशी के लिए? इसको ऐसे भी ले लें जी। या व्हाट इज़ दिस? अच्छा, किसी को थोड़ी बहुत कानूनी नो हाउ है तो फिर वो अपना केस खुद भी लड़ सकता है। अगर नहीं है तो काफ़ी सिविल केसेस मुश्किल होते हैं, मतलब समझना। उनके ऑर्डर्स होते हैं, सेक्शंस अलग होते हैं ऑर्डर्स, और एग्रीमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, दूसरे एक्ट्स होते हैं। तो फिर उनको समझ नहीं आते। तो उनके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है कि वो अपना कोई ना कोई प्रोफेशनल अच्छा लॉयर करवा लें, हायर कर लें। अदरवाइज़ उनको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है तो वो खुद भी परस्यू कर सकते हैं केस को। उसको हम कहते हैं कि इन पर्सन वो खुद चला सकते हैं केस को। अगला सवाल लेते हैं। फरियाल साहिबा का सवाल है जी कि जब खातून खुला दायर करती जी है तो शौहर की मर्ज़ी के बगैर वो दायर कर सकती है? जी। खुला किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी, मतलब किसी की मर्ज़ी हमें दरकार नहीं होती, ऐसे ही हम दाखिल कर सकते हैं। कोई भी औरत किसी भी वक्त खुला दाखिल कर सकती है किसी की मर्ज़ी के बगैर ही। ठीक है। इस सिलसिले में मेरा अगला सवाल है जी कि चाइल्ड कस्टडी का हमने सुना है जी कि कोई एज होती है जिसमें हवालगी जी वालिद या वालदा को जी। होती है, उस बारे में बताइए। अच्छा, चाइल्ड कस्टडी का ऐसा है कि एज अगर बेटा है तो उसकी 7 ईयर तक वो अपनी ठीक है। माँ के पास रह सकता है, उसके बाद अपने वालिद के पास। हुँ, अगर बेटी है तो प्यूबर्टी की एज उस तक प्यूबर्टी की एज तक अपनी माँ के पास माँ रह के पास। सकती है, देन अपने फादर के हुँ, पास रह सकती है।
फिर भी कोर्ट जो है वो वेलफेयर देखती है चाइल्ड का। उसके बाद भी 7 इयर्स का हो गया, अगर केस कोर्ट के सामने आ गया, कोर्ट डिसाइड ये करेगी कि वेलफेयर इसका बच्चे का कहाँ पर है, माँ के पास या वालिद के पास, तो उस हिसाब से फिर कोर्ट डिसाइड करती है। अच्छा आसिम, सब क्वेश्चन ये है कि वेलफेयर के लिए जो विटनेसेस लेती है कोर्ट, या वो जी। कौन, क्या होता है? कोर्ट अपनी तरफ से कुछ लोग भेजती है या कोई विटनेसेस फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो कैसे कोर्ट श्योरिटी देती है कि उसका वेलफेयर इस साइड पेरेंट्स के साथ कहाँ जाने में है? जी, कोर्ट देखती है, विटनेसेस को एग्जामिन करती है कोर्ट, और उसके बाद ही नतीजा निकलता है कि किसके पास ज़्यादा अच्छी तरह वो बचा रह सकता है, उसकी वेलफेयर कहाँ पे ज़्यादा अच्छी होगी। और अगरचे वो माँ के पास रहना चाहता है बच्चा और वालिद के पास उसकी वेलफेयर और ज़्यादा अच्छी होगी, तो उनकी मेंटेनेंस कोर्ट अलाउ करती है। वालिद को कहती है कि इतने पैसे अपने बच्चे को दे, अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ इनकम हो गई या उनके मीन्स हो गए कमाने के, तो वो देखती है कोर्ट कि क्या क्या कितना कमा रहा है, वो उस हिसाब से मेंटेनेंस बच्चों की रखती है कि इतनी मेंटेनेंस आपको पर मंथ देनी है। अच्छा आसिम, मैंने इसमें ये परसेप्शन लिया कि कोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल ही वेलफेयर देख रही है कि जी। फादर ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं मनी वाइज या मदर। व्हाट इफ कि हम दूसरी चीज़ें भी देख रहे हैं कि मे बी कोई भी फादर का साइड या मदर का साइड, उसको ओवरऑल प्रोटेक्शन जो है अगर किसी उस पे साइड पे ज़्यादा है, तो कोर्ट क्या ये वाला पर्सपेक्टिव भी देखता है, या आइदर उनका सिर्फ वेलफेयर पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल ही सपोर्ट या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ही वो वेलफेयर कह रहे हैं? नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, उसकी स्कूलिंग, उसका घर में बर्ताव, दूसरे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं बच्चों के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं। अगर माँ ने शादी कर ली है दूसरी, तो उसका जो स्टेप फादर है उसका बर्ताव कैसे बच्चे के साथ, तो ये सब भी कोर्ट देखती है, उसके बाद ही कोई फैसला सुनाती है। सही। अच्छा, इसमें एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, वो ये है कि कुछ एजेस होती हैं एज यू सेड कि वो फाइनेंशियली फादर्स को कहा जाता है कि आपने पे करना है अपने बच्चे को। तो आई हैव हर्ड, आप सही रहनुमाई करिए इसमें, कि बच्चियों की शायद अनटिल एंड अनलेस उनकी शादी ना हो जाए जब तक फादर हैज़ टू पे, और बच्चों को टिल 18। तो इसमें क्या एज है? अच्छा, अगर बेटा है तो उसकी टिल दी एज ऑफ 18 वो मेंटेन कर सकता है अपने बेटे को, और अगर बेटी है तो बेटी की तब तक मेंटेनेंस कर सकता है जब तक बेटी की शादी ना हो जाए। जी। अच्छा आसिम, इसमें ऐसा भी है कि अगर एक फादर फाइनेंशियली नहीं स्ट्रांग, लाइक बिल्कुल नहीं वो अफोर्ड कर सकते अपनी फैमिली जो भी है उनकी, उसके अलावा बच्चों का, और मदर भी नहीं कर सकती, लेट्स सपोज दोनों ही फाइनेंशियली नहीं है, तो फिर फादर पे क्या रूलिंग्स होंगी फादर के लिए? जी, अगर बच्चे को अपना वालिद और मदर दोनों मेंटेन नहीं कर सकते, तो इस सूरत हाल में कोर्ट देखती है कि उनका दादा, बच्चे का दादा, अगर वो वेल ऑफ है तो फिर मेंटेनेंस वो करेगा, मेंटेनेंस वो देगा। अदरवाइज जो है वकील जो हैं, वकील हो गया या फिर खुद वालिद हो गया या वालदा, दोनों में से कोई एक कोर्ट को एप्लीकेशन देगा कि सरकारी बैतुल माल हो गया या ज़कात हो गई, उनको डायरेक्शन दें कि वो हमारी बच्चे की मेंटेनेंस दें। तो कोर्ट उनको अलाउ करती है उनकी एप्लीकेशन, और उनको ऑर्डर करती है कि आप जो हैं इस बच्चे की मेंटेनेंस दिया करें। तो फिर मंथली वो ज़कात वाले या बैतुल माल वाले उनको बच्चे को भेजते हैं मेंटेनेंस, और उसके ज़रिए वो। अच्छा आसिम, अगेन ये सवाल नहीं था मगर आपने इसका जिक्र किया तो मैं पूछना चाहूँगी, आपकी एज अ वकील आपकी नॉलेज में है कि सरकारी बैतुल माल कितनी फैमिलीज़ को ऐसे फंड करती है? जी, काफ़ी सारी हैं फैमिलीज़, और काफ़ी सारी रूलिंग्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट की, पुरानी केसेस हैं, साइटेशंस हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अलाउ की हैं एप्लीकेशंस। तो ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। अगला सवाल लेते हैं आसिम, कराची से ये सवाल है, और सवाल ये है कि कोई क्रिमिनल केस क्या कॉम्प्रोमाइज़ पे एंड हो सकता है? जी, मोस्टली क्रिमिनल केसेस जो हैं लोग जल्दी में करवा तो लेते हैं, मतलब एफआईआर करवा लेते हैं किसी के खिलाफ, अटेम्प्ट मर्डर की हो गई या इवन कभी कभार मर्डर की हो गई या थेफ्ट की हो गई, कोई भी एफआईआर दर्ज करवाते हैं, बाद में जो है वो उनको माफ़ भी कर देते हैं। और कंप्रोमाइज़ एक बनता है, एफिडेविट बनता है, एफिडेविट हम कोर्ट में पेश करते हैं, और बाद में जज जो है वो एग्जामिन करता है कि आया ये जो केस है क्राइम अगेंस्ट स्टेट है या किसी एक बंदे के खिलाफ भी था। मतलब अगर हम किसी ऐसे एक्यूज़ को ऐसे एक्यूज़ की हम कंप्रोमाइज़ करवा रहे हैं जिसने क्राइम अगेंस्ट स्टेट किया था, अटेम्प्ट टू मर्डर किया था। अटेम्प्ट टू मर्डर में ये होता है कि वो नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन है 324, जिसमें कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो फिर भी वो जज की डिस्क्रेशन है, अगर वो
देखता है ऐसी कोई केस की नौयत है तो फिर उस पर भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो मोस्टली केसेस में तो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। सही। जी। अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल फैसलाबाद से है और सवाल ये है कि अगर किसी को कोर्ट से समन रिसीव हो जी। जाए तो क्या करें, और समन ये जो टर्म है इसको जी। भी डिफाइन करें आसिम। जी, कोर्ट से समन किसी को रिसीव होता है या समन हो गया या फिर नोटिस हो गया किसी को रिसीव हो गया तो फ़ौरन वो अपने वकील, जो भी उनका वकील है, क्वालिफाइड लॉयर है, उनके पास जाए और उनको दिखाए और अपना वकील हायर करके फिर वो कोर्ट में अपीयर हो। क्योंकि समन में या नोटिस में ये सही होता है कि आप पर ये केस हुआ है और आपको कोर्ट में पेश होना है। सही। अगला सवाल लेते हैं जो कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है और रजिस्ट्रेशन के हवाले से है जी। कि अगर लेट्स सपोज किसी का घर, दुकान, जी। व्हाटएवर रजिस्टर्ड नहीं है जी। और अब वो से उसके जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। किसी के दादा के जी। नाम पे उसका घर है, जी। दादा का इंतकाल होगा, किसी वजह से रजिस्ट्रेशन उन्हीं के जी। नाम पे है। जी। तो अब वो घर बेच सकते हैं या उसे रजिस्टर कराना होगा उसके अब जो मालिकान है जो भी उनके। अच्छा, ऐसे ही घर हो गए या प्रॉपर्टी प्लाट कुछ भी हो गया वो तब तक सेल नहीं होगा जब तक वो रजिस्टर नहीं होता। अगर रजिस्टर नहीं है, अगर दादा का इंतकाल हो गया या वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो उसके लिए एक और केस होता है एसएमए का, सक्सेशन का केस होता है एक। तो वो सारा ख़ानदान उनका आता है कोर्ट में, अपीयर होता है जज के सामने और वो डिवाइड करता है ना प्रॉपर्टी को कि आपका इतना हिस्सा होगा और आपका इतना होगा। सब में हिस्सा डिवाइड करके फिर वो कोर्ट उनके नाम कर देती है वो प्रॉपर्टी। फिर वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या सेल करके प्रॉपर्टी वो आपस में बांट लेते हैं, पैसे ऑक्शन होती है वो प्रॉपर्टी। तो ऐसा होता है जब तक उनके नाम पर रजिस्टर नहीं होगी तब तक वो सेल नहीं कर सकते वैसे। अच्छा आसिम, ये कोई बहुत लंबा और गंभीर प्रोसेस है। मैंने अपने क्योंकि फैमिली में देखा तो जी। उसमें तो सालों साल लग गए और एक एक रिश्तेदार जो आउट ऑफ द कंट्री थे जी। वो भी वहाँ अपेयर हुए उस मुल्क जी। में बताने को कि जो भी उनका मैटर था कि उन्हें रिसीव हो चुका था हिस्सा और। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको पेश होना पड़ता है कोर्ट में। वो जो है अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देंगे तो वो उसके बिहाफ पर अपीयर हो सकता है। वकालतनामे पर वो साइन करें और किसी को अपॉइंट करें अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दें, वो उसके बिहाफ पर केस लड़ेगा और उनको पेश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका केस का दौरान कभी कभार बहुत लंबा चला जाता है। अगर कोई मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं लोग, उनके बहन भाई हो गए या एक ही ख़ानदान के लोग काफ़ी मुल्क या शहरों में रहते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे आ नहीं सकते एक दिन में ना, तो किसी का वीडियो लिंक के ज़रिए भी हो जाता है काम। मतलब बाहर मुल्क में जो है वो हम एप्लीकेशन देते हैं जज को कि वीडियो लिंक के ज़रिए उनको बुलाया जाए और वो अपना बयान दे देता है वीडियो लिंक के थ्रू। अगला सवाल लेते हैं जो कि फ़ेक चेक से मुतालिक जी। हमें बहुत सवाल मौसूल हुआ है कि अगर कोई आपको फेक चेक दे देता है जी। तो उसका क्या क्या उसकी प्रोसीडिंग्स करें हम? अच्छा, कोई हम किसी से एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट के दौरान ही उन्होंने हमें एक एज ए गारंटी हमें चेक दिया। चेक दिया तो फिर उसका दौरानिया होता है कि फ़लाँ तारीख से ये शुरू होता है और जो भी तारीख उसमें चेक में मेंशन की गई है उसका होता है कि 6 महीने के अंदर आपको कैश करवाना है या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना है। 6 महीने के अंदर ही अंदर हमें चेक कैश करवाने के लिए या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। और या तो फिर टाइम जब ख़त्म हो जाए, छठा महीना चल रहा होता है, उसी वक्त हम जाएं बैंक में और वहाँ से अगर बाउंस होगा, पहले तो रकम होगी तो ट्रांसफ़र हो जाएगी, अदरवाइज़ बाउंस हो जाएगा चेक। अगर बाउंस हो गया तो वो मेमो देते हैं और मेमो लेकर हम कोर्ट आते हैं और उन पर केस कर देते हैं 489 एफ के तहत पाकिस्तान पेनल कोड। सही। अगला सवाल जो हमें मौसूल हुआ है वो सवाल है थोड़ा मुख्तलिफ है इस हवाले से कि जो मालिक मकान और किराएदार अगर किराएदार किराया नहीं दे रहा, लेट्स सपोज 1 मंथ का नहीं दे रहा, या इस सवाल को ऐसे ले लें कि 2-3 महीने का पेंडिंग हो गया, तो क्या हुकूक हैं मालिक लैंडलॉर्ड के या फिर उस टेनेंट के? जी, सबसे पहले तो वो मालिक मकान जो है वो इविक्शन का नोटिस उनको देगा। अगर वो इविक्ट होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो है वो रेंट केस करेगा उनके ऊपर और रेंट केस भी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, उसमें भी लग जाते हैं कभी कभार 6-7-8 महीने भी लग जाते हैं। तो रेंट केस के बाद अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भाई इनको इविक्ट किया जाए तो उसके बाद फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी होती है, तो टाइम थोड़ा सा लग जाता है इसमें। और सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि इविक्शन का नोटिस देना चाहिए।
अगला सवाल मुझे थोड़ा सा उससे भी याद आया, हम जब यूनिवर्सिटी में होते थे और जी कॉलेजेस में भी, तो हमें कहा जाता था कि हमें किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से स्टैम्प करवाना है अपना जी डिग्रीज एंड वेरीफाई जिसको कहते थे। तो ज़रा स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बताइए आसिम। अच्छा, वो तो एक अलग किस्म के होते हाँ हैं हाँ, वेरिफिकेशन वगैरह, जो वेरिफिकेशन 17 ग्रेड गेजेटेड ऑफिसर से हम करवाते हैं। करवाते हैं। एक वो होता है, एक होता है कि स्टैम्प पेपर होता है, उस पर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया सही। या कोई भी मतलब एग्रीमेंट हमने किया, और वो फिर नोटरी पब्लिक वाले से हमने अटेस्ट करवाया कोर्ट अटेस्ट में से ना, करवाया। तो वो लीगली बाउंड होता है कि नहीं होता है, मतलब उसकी लीगल वैल्यू क्या है। तो उसकी लीगल वैल्यू जो है वो तब होगी जब वो कानून के मुताबिक होगा। अगर अभी आपको मैं रिसेंट अपना एक मिसाल देता हूँ कि कोई क्लाइंट था मेरा, कोई क्लाइंट एक थी मेरी, तो उनका ये था कि उनको किसी अपने हस्बैंड ने जो है डाइवोर्स दी। डाइवोर्स में उसी स्टैम्प पेपर पर उन्होंने ये भी लिखा कि डाइवोर्स इस शर्त पर दे रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो मेरी कस्टडी में होंगे। फिर तो मजबूर होकर उन्हें हाँ किया और साइन हो गए, अपना विटनेसेस के भी साइन हो गए, लेकिन ये लीगली बाउंड नहीं है। कोर्ट की नज़र में ये एक वाइड एग्रीमेंट है, वैलिड नहीं है। तो कानून की नज़र में ये वाइड होता है और इसको कोर्ट रिजेक्ट कर देती है कि किसी को हम प्रेशर देकर और उस ऐसी वक्त कोई, हाँ एग्रीमेंट करें। जी एग्जैक्टली। तो ये एक वाइड होता है, लेकिन अगर कोई कानून के मुताबिक कर रहा है एग्रीमेंट तो फिर वो वैलिड होगा। अच्छा, एक सब क्वेश्चन आया इस सारे सिनेरियो में आसिम, जी इफ़ शी एग्रीज एट दैट टाइम कि जी ठीक है और साइन हो गए, जी और फिर वो क्लेम कर रही हैं जाके कि जी ये बच्चों की कस्टडी मुझसे कस्टडी के हवाले फोर्सफुली से। ली गई जी थी। तो डोंट यू फील कि ये वहाँ से भी ट्रैप था कि उस वक्त मतलब साइन तो करवा लिया है, जी बाद में चैलेंज कर दिया, जी तो दोनों साइड को लाइक स्क्रूटनी इंसाफ की कैसे होगी वहाँ कोर्ट में? वो ऐसी होगी क्योंकि कोर्ट देखेगी कि ये लीगल है या नहीं है। जो उन्होंने शर्त व शराइत रखे थे केस अपना स्टैम्प पेपर पे, तो वो लीगली मतलब हो जाते हैं अप्लाई या नहीं होते हैं। तो वो लीगली नहीं होता, मतलब इस तरह की शराइत जो हैं वो कानून में आती ही नहीं है। अच्छा, कि आप किसी भी कोई माँ को, कंडीशन रख हाँ, के। किसी भी माँ को अपने बच्चे से मीटिंग के लिए या फिर हो गया अपना उनको बच्चों की कस्टडी के हवाले से आप रोक नहीं सकते। वो कोर्ट दे देती है। अगर बच्चे का वेलफेयर अपनी माँ के पास है तो कोर्ट अपनी बच्चा माँ को माइनर हवाले कर देती है। अदरवाइज ये अगेंस्ट द लॉ है ये कॉन्ट्रैक्ट। सही। अच्छा से मुझसे मुझे क्वेश्चन आया, हमने कुछ काइंड ऑफ हमारे क्लाइंट से हमने उनसे सुना कि एट देयर वर्क प्लेस जी वेन एवर दे नीड एनी हाफ डे और छुट्टी, जी तो उनको अभी कंडीशन वाली बात पे मैं आपसे सवाल करना जी चाहती हूँ, तो वो उनको इस तरीके से छुट्टी देते थे कि अच्छा दिस इज़ अ कंडीशन कि अगर कल आप 2 घंटे एक्स्ट्रा जी वट एवर टास्क कर लें तो यू कैन गो राइट नाउ। सो इज़ इट फाइन और लीगल कि आप कंडीशंस दे के कोई हाफ डे दें या छुट्टी दें, या मतलब जी कंडीशनिंग किसी भी जी। सूरत में? तो अच्छा, उसके लिए मैंने एक पहले भी पॉडकास्ट में कहा था कि अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उस पर सब कुछ लिखा होता हाँ। है कि आपको छुट्टियां कब मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, महीने में कितनी मिलेंगी, और अचानक आपको छुट्टी चाहिए तो वो कैसे मिल सकती है, उस पर सब कुछ मेंशन होता है। अगर उस पर ऐसी कोई कंडीशन मेंशन है तो फिर वैसे ही होगा। अदरवाइज जो है वो आपको अगर कोई इमरजेंसी है तो वो तो कभी भी छुट्टी मिल सकती है। ठीक है। अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो हमें मौसूल हुआ कराची से। जी एक खातून का सवाल है कि अगर कोई थ्रेट करे जी आपको इनलीगली, जी अगेन थ्रेट की दोनों फॉर्म्स आप ले लीजिए, हैरेसमेंट हो गई या सिर्फ जी बदतमीज़ी हो गई, जी जी धमकियाँ हो गई जी। फॉर एनी रीज़न, तो उसके लिए क्या कर सकती हैं वो, क्या क्या रूलिंग्स हैं? अच्छा, सबसे पहले हमें कोई थ्रेट करता है मतलब कॉल करके या फिर हमें मैसेज करता है, मैसेज करके व्हाट्सअप मैसेज करता है या ऑनलाइन फेसबुक पे किसी भी जगह, तो हमें सबसे पहले वो प्रिजर्व करनी चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन, या फिर मैसेज या फिर व्हाट्सअप प्रिजर्व करके फिर हम बाद में पुलिस में जाकर एफआईआर उनके खिलाफ सही करवा सही। सकते हैं। तो हमें जो भी सबूत है थ्रेट करने वाला, तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए। अच्छा, यानी अगर कोई एविडेंस नहीं है तो दे कैन नॉट फाइल द केस। जी, एविडेंस तो होना चाहिए। विदाउट एविडेंस कोई केस नहीं हो सकता। ठीक है। मेरा अगला सवाल एक जनरल अवेयरनेस के लिए क्वेश्चन है, और वो ये है कि बिगेस्ट मिस्टेक लीगल मैटर्स में जी। आपको लगता है आम शहरी क्या करते हैं? अच्छा, बिगेस्ट मिस्टेक उनकी यही होती है कि वो केस दर्ज करने में या लीगल एडवाइस लेने में किसी वकील से देर कर देते हैं। सही। तो कोई भी अगर केस किसी पर बनता है, उनको रिलीफ चाहिए, तो इमीडिएटली वो केस मतलब एफआईआर हो गई तो एफआईआर भी इमीडिएटली हमें
जितना जल्दी हो सके हमें दर्ज करवानी चाहिए। अगर जितना डिले होता है उतना अक्यूज़ को फ़ायदा मिलता है, सबूत मिटते जाते हैं। तो जल्द से जल्द हमें एफआईआर भी, अगर किसी पर केस करना है वो भी जल्द से जल्द हमें केस करवाना चाहिए। प्रोग्राम के अख्ताम पर आसिम, मेरा आपसे सवाल होगा, जी, एज अ कानूनदान, एज एन एडवोकेट, जी। आप अगर आम आवाम को और हम लोगों को कोई मशवरा देना चाहें, व्हाट वुड इट बी? अच्छा, सबसे अहम मशवरा तो ये है कि लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जल्द मिस कर देते हैं। कभी कभार नहीं, अक्सर लोग मेरे पास जब केस के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि वकील साहब हमारे पास फ़लाँ डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स या तो फिर बैंक के किसी लॉकर में रख दें या अपने पास ही किसी सेफ़ जगह पर रख लें। और इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो पेपर साइन करते हैं बगैर पढ़े। तो अगर वो खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी वकील से या किसी पढ़े लिखे इंसान से पढ़वाएं, उसके बाद पेपर्स पर साइन करें। ऐसे ही अंधी साइन नहीं करनी चाहिए किसी भी पेपर पर ना। और अपने राइट्स के बारे में नॉलेज मतलब वो उनको रखनी चाहिए कि हमारे क्या लीगल राइट्स हैं। Thank you so much for watching the podcast. I hope you have enjoyed today's podcast. आज की podcast is different as compared to हमारे पिछले तमाम podcast से। पिछले सारे podcast में आपने देखा हमने different legal awareness issues को discuss किया, मगर इस podcast में हमने आपके सवालात लिए। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करके आप एडवोकेट आसिम से अपनी लीगल एडवाइस के बारे में जान सकते हैं। प्रोग्राम को पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।